में अगर आइडेंटिफाई करना चाहें तो हम उनके कोट के ऊपर के दूसरे और तीसरे बटन के बीच में है। ये राउंड सर्कल जो आप देख रहे हैं ये उनके कोट का ऊपर का दूसरे नंबर का बटन है जो अंदर की तरफ से हम देखते हैं। ये व्यूइंग गैलरी जैसे मैंने बताया 135 मीटर की ऊंचाई यानी किसी बिल्डिंग के 45वें फ्लोर पर हम खड़े हुए हैं। अब कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि दुनिया में बाकी सारी जो प्रतिमाएं हैं वो सारी मेन सिटी एरिया में है जहाँ पर इजी एक्सेसिबिलिटीज होती हैं। आपको आने जाने के ट्रांसपोर्टेशन के साधन एयरपोर्ट्स नज़दीक होता है, कई बहुत सारे होटल्स और फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। तो इस प्रतिमा को हमने इतना दूर क्यों बनाया? हम चाहते तो इसे भी किसी भी सिटी एरिया में बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्यों बनाया? तो उसका एक कारण आपके सामने है, सरदार सरोवर डैम। अब सरदार सरोवर डैम और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा, इन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है? तो वो कनेक्शन ये है कि इस डैम को बनाने का जो सबसे पहला आइडिया है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 1946 यानी भारत की आज़ादी से एक साल पहले दिया था, क्योंकि उस वक्त गुजरात में पीने के पानी की असुविधाएं थी, ड्रॉट काइट ऑफ सिचुएशन थी। तो उन्होंने सोचा कि नर्मदा जो इंडिया की 5th लार्जेस्ट रिवर है, 1312 किलोमीटर लॉन्ग, 3 नदियों जितना मीठा पानी सिर्फ इस एक नदी में है, गुजरात से होकर निकलती है, फिर भी गुजरात में पीने की पानी की असुविधा है। अगर आप गुजरात का जियोग्राफिकल मैप देखें तो गुजरात एक बहुत ही समृद्ध जगह है, क्योंकि आप देखें तो इंडिया का सबसे लंबा कोस्टल लैंड 1600 किलोमीटर लंबा कोस्टल लैंड गुजरात के पास है, यानी गुजरात के पास गहरा समुद्र है। तो गुजरात के पास ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, विंध्याचल जो हिमालय से भी पुरानी पर्वतमालाएं मानी गई हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। गुजरात के पास जंगल है, तो गुजरात के पास रेगिस्तान है, लेकिन गुजरात के पास खुद की कोई नदी नहीं है। जितनी भी नदियाँ गुजरात में बहती हैं वो ओरिजिनेट दूसरे स्टेट से होती है और फिर गुजरात से होकर अरबी समुद्र में जाकर मिलती है। तो सरदार साहब ने सोचा कि इस नदी पर गुजरात में अगर एक हम डैम बनाए तो शायद गुजरात के अलग अलग हिस्सों में हम पीने का पानी पहुंचा सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश 1950 में ही उनका निधन हो गया। इस डैम को बनाने का काम शुरू तो हुआ, लेकिन कई कारणों के वश ये काफ़ी लंबा चला, और अगर 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री उस वक्त प्रधानमंत्री ना बने होते तो शायद ये डैम आज के दिन भी इनकम्प्लीट ही होता। तो जैसे ही वो 2014 में पीएम बने, सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि 17 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर इस डैम की सारी परमिशंस ले ली, और जेपी एसोसिएट्स जो इस डैम को बना रहे थे उनको ऑर्डर्स दिए गए कि आपको 36 महीनों में इस डैम को कंप्लीट करना है। जेपी एसोसिएट्स ने थोड़ी फुर्ती दिखाकर 30 महीनों में इस डैम को कंप्लीट किया, और 17 सितंबर 2017 के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से इस डैम का लोकार्पण कर रहा है। उस दिन उनका जन्मदिन भी था। तो जब ये डैम कंप्लीट हुआ, हमने देखा कि 4 स्टेट्स को ये बेनिफिट दे रहा है। तो 4 स्टेट्स को बेनिफिट देता हुआ डैम ये कंप्लीट हुआ, तब हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि देखिए हमने आपका स्वप्न जो है वो पूर्ण किया। और जहां पर अभी आप खड़े हैं उसकी अगर सबसे खूबसूरत बात कहूँ वो ये है कि जो सपना सरदार साहब ने उनके दिल से देखा था, आप अभी उनके दिल में खड़े होकर उसी सपने को यहाँ से देख रहे हो, क्योंकि ये एक मात्र ऐसी जगह है जहाँ से आप पूरा डैम भी देख रहे हैं और साथ ही में पीछे का रिजर्वायर भी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें यहाँ के अलावा दूसरी कोई जगह पर अवेलेबल नहीं होंगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस मूर्ति को यहाँ पर बनाया गया। लेकिन इसके साथ साथ ये सिर्फ भावात्मक रूप है, इस स्टैचू को बनाने के लिए कई सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को ध्यान में रखना पड़ा, क्योंकि जैसे ये 2 पर्वतमालाओं के बीच में एक वैली एरिया में बनी हुई है, तो पर्वतमालाओं के बीच में से जब हवा चलती है तो वो सबसे बड़ी दिक्कत देती है किसी भी स्ट्रक्चर को खड़े रहने में। तो यहाँ पर ये ओपन स्ट्रक्चर होने के बावजूद आपको हवा की वो गति महसूस नहीं हो रही है। उसके पीछे का कारण है कि इस मूर्ति को एरोडाइमेंशियल बनाया गया। एरोडाइमेंशियल बनाने के लिए पूरे साल का जो है वो विंड फ्लो कैलकुलेट किया गया, देखा गया कि जो हवा की गति है वो ज़्यादा जो होती है वो वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में होती है। तो अगर स्टैचू को हम ईस्ट फेसिंग बनाते तो स्टैचू का जो सबसे चौड़ा हिस्सा है वो हवा के डायरेक्शन में आता और हवा इसको गिरा देती। तो इंजीनियर्स ने इसको थोड़ा घुमाते हुए स्टैचू का फेस जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किया, और बॉडी के पार्ट को इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया कि ये पार्ट जो है वो हवा के डायरेक्शन में आया और बॉडी जो है वो हवा को इस तरह से 2 बार में विभाजित करने के लिए एरोडाइमेंशियल बन गई। तो अब ये स्टैचू 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का साइक्लोन भी रेजिस्ट कर सकती है, जो ज़्यादातर इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर आता है, हम इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे हैं। दूसरी चीज़ कि यहाँ इस जगह को चूज़ करने का जो दूसरा रीज़न था वो ये था कि ये जगह जो है वो 3rd सिस्मिक जोन में आती है। मतलब यहाँ पर अगर भूकंप आएगा तो उसकी तीव्रता 4.5 या 5 रेक्टर स्केल तक की होगी, उससे ज़्यादा की नहीं होगी। तो स्टैचू को 4थे रेक्टर स्केल तक के अर्थक्वेक तक रेजिस्ट करने के लिए बनाया गया, यानी 6.5 रेक्टर स्केल तक का अर्थक्वेक अगर यहाँ पर आता है तो भी वो इस मूर्ति को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ठीक है।
तो इस तरह से इस स्टैचू का निर्माण किया गया। अब कई लोग जो होते हैं वो ये कहते हैं कि अगर मूर्ति का चेहरा हम इस तरफ रखते तो भी एरोडायमेंशनल कंस्ट्रक्शन बन जाता और आते आते हमें सरदार साहब का चेहरा अच्छे से देखने मिल जाता। लेकिन उस तरफ ना बनाने का कारण एक ये था कि इसके पीछे एक और स्टडी की गई जिसको कहते हैं शैडो टेक्निक। शैडो टेक्निक में पूरे साल का सूर्योदय और सूर्यास्त का लोकेशन चेक किया जाता है। हम सब जानते हैं कि सन ईस्ट से राइज होता है, लेकिन पीरियोडिकली वो अपनी जो लोकेशन जो है वो थोड़ी थोड़ी चेंज करता है। तो जब सामने पर्वतों के बीच में से सूर्य निकलता है और उसकी पहली किरण सरदार साहब के चेहरे पर पड़ती है तो वो सूर्य अस्त होने तक, आखिरी किरण तक उनके चेहरे पर उस चमक को बरकरार रखती है। जबकि स्टैचू अगर इस तरफ होता तो पूरा दिन वो अपनी ही परछाई में ढके रहते। तो इस वजह से इस स्टैचू को इस तरह से बनाया गया। ये पूरा कंस्ट्रक्शन जो है वो हॉलो है, जिसके लिए मैं आपको साइड में लेकर चलूँगा, लेकिन हॉलो होने के बावजूद एक साथ 200 लोगों को हम यहाँ पर खड़ा रख सके, इतनी इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, स्टैचू के सबसे हाइटेस्ट एरिया पर सबसे ब्रॉडेस्ट एरिया यही था जहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट कर सकते। इस वजह से इस जगह को फाइनल किया गया व्यूइंग गैलरी के लिए। ठीक है।